हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को। इसको डिस्कस करने का रीजन क्या है? एक तो मेन रीजन है कि अभी इनका रिजल्ट आया था कल की डेट में, 17 अप्रैल को, है ना। फिर अभी एक दूसरा है कि स्टॉक प्राइस अभी अच्छा खासा नीचे चल रहा है। तो फ्यूचर में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हैं, कंपनी कैसा करने वाली है, कंपनी के बिजनेस क्या है, उन सभी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आती हैं लर्निंग के लिए, उनको देखकर आप चीज़ों को सीख सकें, अच्छे से समझ सकें और सीखने और समझने के बाद इम्प्लीमेंट कर सकें। जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है जो, ये रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट हुआ करते थे। फिर ये जो एनबीएफसी वाला पार्ट है, फाइनेंशियल सर्विस वाला, इसको अलग कर दिया गया जुलाई 2023 में, है ना। एनबीएफसी का लाइसेंस मिलने के बाद आरबीआई से। जियो फाइनेंस की सब्सिडरी कौन कौन सी हैं? जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड और जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, है ना। यानी कंपनी के बिजनेस हैं क्या क्या, ये देख लेते हैं हम। तो इनके चार बिजनेस है मैन मैन। एक तो लेंडिंग का, जो जियो फाइनेंस का सबसे बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट बनता जा रहा है। इनका फोकस है वो रिटेल और कॉरपोरेट लोन्स पर है, जिसमें ये पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स और मर्चेंट लोन्स देते हैं। जो सेम बिजनेस है बजाज फाइनेंस का। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनबीएफसी वाला एयूएम है इनका, ये बढ़ के कितना हो गया, 25,711 करोड़ का। दूसरा है इनका डिजिटल पेमेंट वाला, जो बिजनेस पेटीएम का है, वो सेम बिजनेस यहाँ पे इनके पेमेंट्स का है। पेमेंट्स बैंक डिपॉजिट्स यहाँ पे इनका इंक्रीज हुआ है, 544 करोड़, हाईएस्ट एवर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना था, 295 करोड़, ये बढ़ के कितना हो गया, 544 करोड़। लगभग दो गुना के आसपास, दो गुना से थोड़ा कम ही है पर लगभग मान सकते हैं, है ना। ये किस चीज की सुविधा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में इन्होंने, जियो पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया था यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल सर्विसेज। एक तो यहाँ पे हम सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं जियो पेमेंट बैंक में। दूसरा, जो इनके जो पेमेंट बैंक होते हैं, यहाँ पे हम यूपीआई के थ्रू सीधा कैश निकलवा सकते हैं, है ना। पेमेंट सॉल्यूशंस टीपीवी, टोटल पेमेंट वैल्यू, ये बढ़ के कितनी हो गई इनकी, 52,226 करोड़, है ना। तो ये भी एक अच्छा खासा नंबर है यहाँ पे। फिर एक है इंश्योरेंस प्रीमियम फैसिलिटीज, ये वाला देख सकते हैं। ये बिजनेस है लाइक बजाज फिंसर्व। तो इसमें भी ये लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पे कस्टमर्स इनके थ्रू ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, इसमें भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है। अब लास्ट बिजनेस है इनका एएमसी क्लोजिंग एयूएम, एस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला है। जस्ट लाइक एचडीएफसी एएमसी, आईसीआई एएमसी, है ना। तो ये इन्होंने, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ब्लैक रॉक है, एसेट मैनेजर, दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजमेंट है, वो फंड मैनेजर एसेट मैनेजर है, उनके साथ इन्होंने 50-50 जॉइंट वेंचर किया था, है ना। तो ये नंबर इनका बढ़ के हो गया है कितना, 9 महीने के आसपास में ही 15,218 करोड़। फिर ये किस चीज के प्लान कर रहे हैं अभी साथ में, वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग सर्विसेज। ब्रोकिंग सर्विसेज लाइक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी ये एंटर कर चुके हैं या कर रहे हैं, इनका एप्लीकेशन आया है। तो जो सर्विस जियो, सॉरी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, पेटीएम और एचडीएफसी एएमसी या आईसीआईसी एएमसी, जो हमें अलग अलग काउंटर पे जो सुविधाएं मिलती थी, वो एक काउंटर पर अभी हमें सुविधाएं मिलेंगी जियो फाइनेंशियल ऐप में। ऐसे हम इस चीज को समझ सकते हैं, है ना। तो एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं हो जाएंगी, और इससे जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छी खासी, उनको आसानी होगी, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं हम, है ना। और इसकी पूरी जो पीपीटी है, इसको हम डिटेल से देख भी सकते हैं। और बाकी ये क्या क्या कर रहे हैं, जैसे लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस में 82 प्लान्स फ्रॉम 21 इंस्ट्रक्शन, फिक्स डिपॉजिट 6 पार्टनर्स बैंक्स एंड एनबीएफसी, क्रेडिट कार्ड्स 53 वेरिएंट्स फ्रॉम 9 बैंक्स, पर्सनल लोन्स 4 पार्टनर बैंक्स एंड एनबीएफसी। ये पूरा डाटा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये कैसे इनका क्या क्या चल रहा है। अब हम चलते हैं इनके इस वाले सेक्शन में।
फाइनेंशियल्स पर, है ना। मार्केट कैप कितनी है? 1,54,928 करोड़ के। तो यहाँ पे हम चलेंगे सीधा कहाँ पे? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जो सेल्स थी, यहाँ से हम देखते हैं मार्च 2024 से 23 से भी देख सकते हैं कि 45 करोड़ की जो सेल्स थी वो 1855 करोड़, और अभी कितनी है? हाईएस्ट एवर 3,513 करोड़, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है 2,305 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे हाईएस्ट एवर नहीं दिखा रहा। उसका रीजन है एक तो मेन वाला कौन सा? इंटरेस्ट बढ़ना। इंटरेस्ट बढ़ने का रीजन क्या है? यहाँ पे हम थोड़ा और नीचे चलते हैं बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजर्व कितना है, जो कैश शेयर होल्डर्स है उनका पैसा कितना है? 1,27,500 करोड़। जबकि बोरोइंग्स है वो हाईएस्ट एवर है 21,768 करोड़। ये समझ में नहीं आती अनिल भाई, आप लोगों को ये पॉइंट हो सकता है। बोरोइंग्स बढ़ किस लिए रही है? हमें इस चीज को हमेशा समझना चाहिए। बोरोइंग्स इसलिए बढ़ रही है, एक तो फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है इनका, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। अगर फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है और बोरोइंग्स बढ़ रही है साथ में, तो ये चीज समझ में आती है ना। क्योंकि कंपनी जो उधार पे जो पैसा ले रही है, लोन ले रही है, वो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ले रही है। उससे जो बाद में जो इन फ्यूचर जो रेवेन्यू जनरेट होगी, प्रॉफिट जनरेट होगा, वो अच्छा ही चीज है ना। तो ये जो बोरोइंग्स बढ़ी है, इस वजह से इनका इंटरेस्ट बढ़ा है। अब ये बोरोइंग्स बढ़ी किस लिए है, इस चीज को भी हमें थोड़ा सा डीप डाउन समझ लेते हैं। एक तो कंपनी का जो एयूएम तेजी से बढ़ रहा है ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो लोन देने के लिए कंपनी को खुद भी बाजार से फंड जुटाना पड़ता है, जिससे बोरोइंग्स बढ़ती हैं। फिर ये जो जॉइंट वेंचर्स हैं, नए नए जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, तो वहां पे नए बिजनेस शुरू करने के लिए इनको फंड की जरूरत होती है। जैसे इन्होंने जियो ब्लैक रॉक के साथ स्टार्ट किया, है ना। और एक अलायंस पार्टनरशिप जो है लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस सेक्टर में भी उतरने के लिए कंपनी को रेगुलेटरी कैपिटल मेंटेन करनी पड़ती है। फिर एक चीज है जो ये जियो फाइनेंस एप्लीकेशन है, जो यहाँ पे प्ले स्टोर पे मोबाइल वगैरह में आसानी से मिल जाता है। कंपनी अपने एप्लीकेशन को एक सुपर एप्लीकेशन बनाने के लिए भारी खर्चा कर रही है, जिसमें एआई नेटिव टूल्स हैं। यहाँ पे ये दे भी रखा है इसमें, एआई जनरेटर कैंपेन, है ना। एआई नेटिव टूल्स और पेमेंट गेटवे सिस्टम को अपग्रेड करना इस चीज में शामिल होता है। फिर जो जियो का एक अच्छा खासा यूजर बेस है, उसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा बढ़ाना पड़ता है। तो इन सब चीजों के लिए ये लोन्स लिए जाते हैं। अगर हम संक्षेप में समझें इस चीज को, तो ये जो बोरोइंग्स है कंपनी के लिए बैड डेप्ट नहीं है, बुरे कर्ज नहीं है, बल्कि ग्रो कैपिटल है, जिसका इन फ्यूचर रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो ये इस वजह से यहाँ पे बढ़ रही है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो 25.77% होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास। तो 84.23%, 84.23% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है। कंपनी के बिजनेस, कंपनी के जो बिजनेस है वो कौन कौन सी कंपनियों के समान है? बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी, एएमसी और पेटीएम। अब कंपनी स्टैंड कहाँ पे करती है? तो आपको मैं कुछ नंबर दिखाता हूँ अभी। कंपनी की मार्केट कैप कितनी? 1,54,928 करोड़। कंपनी का रिजर्व कितना है? 1,27,500, है ना। जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, यानी इस रिजर्व को, ये जो रिजर्व है 1,27,000 करोड़ को जब मार्केट में लगाया गया बिजनेस करने के लिए, तो इन्होंने जो मार्केट में कैपिटल बनाई, अपनी वैल्यूएशन बनाई, वो कितने की है? 1,27,500 करोड़ का यूज करके 1,54,928। अब हम चलते हैं कुछ नंबर्स पर, कंपनियों के नंबर चेक करेंगे हम। बजाज फाइनेंस बैलेंस शीट में कितना है? 1,02,592 करोड़। ये नंबर आप नोट डाउन करके रखिएगा, ताकि कैलकुलेशन समझने में आसानी हो। 1,02,592 करोड़। मार्केट कैप कितनी है? 5,65,472। अब हम देखते हैं एच डी एफ सी एएमसी, मार्केट कैप कितनी है? 1,19,626 करोड़। और यहाँ पे
रिजर्व कितना है? 9,017 करोड़, है ना। ये हम 9,015 करोड़ ये देख लिया हमने। अब देखते हैं, हम पेटीएम का नंबर चेक करते हैं। पेटीएम मार्केट कैप 74,358 करोड़, और बैलेंस शीट में जाके देखें तो जो रिजर्व है वो 15,276 करोड़। और एक कंपनी और बच गई हमारी, बजाज फिनसर्व, है ना। इसको हम एक बार के लिए स्किप करेंगे, क्योंकि जो बजाज फाइनेंस है वो बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ पे इसमें जो वैल्यूएशन है वो उस कंपनी की भी ऐड होके आ रही है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए हम इसको रहने देते हैं। बाकी अगर यहाँ पे इनका खुद का पैसा देखें, जो बजाज फिनसर्व का, वो कितना है? 9,836 करोड़। तो एक बार इसको रहने देते हैं हम, और हम सीधा चलते हैं कहाँ पे? जियो फाइनेंस पे। अब मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ कुछ नंबर्स को ऐड करने के लिए। बजाज फाइनेंस का रिजर्व कितना था? 1,02,592 करोड़, प्लस HDFC AMC का 9,015 करोड़, प्लस पेटीएम का 15,276 करोड़। ये कितना बन गया अमाउंट? 1,26,833। इस नंबर को आप एक साइड में नोट कर लें, है ना। ये रिजर्व है, ओके। 1,26,833। अब मार्केट कैप जो इन कंपनियों की, बजाज फाइनेंस की कितनी है? 5,65,472 करोड़, प्लस HDFC की कितनी है? 1,19,626 करोड़, प्लस पेटीएम की मार्केट कैप 74,358। ये वैल्यू कितनी निकल के आती है? 7,62,456। अब इसको डिवाइड करेंगे हम। बजाज फाइनेंस, HDFC AMC और पेटीएम की जो मार्केट कैप है वो कितनी आ रही है? 7,62,456। इन कंपनियों का रिजर्व कितना था? 1,26,883। मतलब जो रिजर्व है वो इनका टोटल करें तीनों का, उस रिजर्व को मिला के इन्होंने जो बिजनेस में लगा के, मार्केट में लगा के, जो मार्केट कैप जो इन्होंने बनाई है वो 5.8 गुना है अपने रिजर्व का। 5.98 गुना, लगभग 6 गुना। अब अगर हम देखें, 1,27,500 किसका था? ये रिजर्व है, ये जियो फाइनेंस का। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं 1,27,500। अगर ये इसके 5.98 गुना, 5.98 ये करते हैं, मार्केट कैप यहां तक पहुंचती है, तो 7,62,450, मतलब 7.5 लाख करोड़ की कंपनी होगी, है ना। और अभी है ये कितने का? 7,62,450 को हम डिवाइड करते हैं 1,54,928 से, तो यहाँ पे ये 5 गुना स्कोप अभी बाकी है। अब ये हो सकता है ना, एक चीज तो ये सोच के देखो कि पेटीएम इन के आगे कहाँ स्टैंड करेगी, है ना। अब ये हो सकता है कि अनिल भाई, आप तो एक तरफ तो ये बोलते हो HDFC AMC वगैरह कि ये मतलब मार्केट लीडर हैं और इनको कोई खा पाना आसान नहीं है। भाई एक चीज को समझो डिटेल से, बस थोड़ा सा गहराई से समझो कि मतलब जो पुराने लीडर हैं वो तो हैं ही, पर मार्केट में अच्छा खासा गैप है, कस्टमर बेस है, कि अगर एक दो और भी आ जाते हैं तो वो आराम से अपना बिजनेस कर पाएंगे। जैसे मान लो एक नगर पालिका है, वहां पे 4-5 सब्जी बेचने वाले हैं, तो अगर वहां पे दो बंदों ने और भी रेडी लगा ली, शॉप लगा ली, तो वो अपना बेच सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है वहां पे, है ना। फिर एक ही सुविधा क्या दे रहे हैं, जैसे एक ही छत के नीचे एक ही एप्लीकेशन के साथ इतनी सारी सुविधा दे रहे हैं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल रही थी, है ना। फिर जो रिलायंस ग्रुप है, तो भाई ये जिस भी बिजनेस में आते हैं तो ये कुछ ही सालों में मार्केट लीडर बन भी जाते हैं, है ना। इन चीजों को हमें डिटेल से समझने की जरूरत है। अगर यहाँ पे देखें, 243 का भी प्राइस है, 244 ले लेते हैं, 244, और ये 4.92 गुना स्टॉक प्राइस चल भी जाता है, तो ये 1,200 का टारगेट निकल के आता है हमारा, है ना। मान लेते हैं एक बार ऐसे ही हम, तो 1,200 कहाँ पे है हमारा? यहाँ पे कितना रिटर्न होगा ये 1,200 तक जाने के लिए? अच्छा खासा रिटर्न होगा यहाँ से।
4 गुना पैसा। मैं तो बोल रहा हूँ ये 5 साल 6 साल में भी अगर ये 4-5 गुना रिटर्न आ जाता है, क्योंकि अगर हम 26% CAGR से कमाने की बात करते हैं ना, तो वहां पे हमारा 3 साल में पैसा डबल होता है और 10 साल में 10 गुना। और यहाँ पे तो सिंगल शॉट में 4 गुना बढ़ने की बात हो रही है, और ये जाएगा भी। अभी अगर हम करंटली देखें तो यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई बनाया था, वहां तक अगर ये जाता है तो हमारा सीधा सीधा गेन आता है 61% के आसपास। और एक यहाँ पे इसमें चार्ट बन रहा है, कौन सा, ये लेफ्ट शोल्डर तो यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ पे हेड फॉर्मेशन भी हो गई है ऑलमोस्ट, और मार्केट ने ऊपर चलना स्टार्ट भी कर दिया है। तो यहाँ पे ये हो क्या सकता है, यहाँ पे सिनारियो ये ऐसे जा सकता है, फिर हो सकता है ये आगे एक दो शोल्डर्स और बना दे। लेफ्ट शोल्डर ऑलरेडी बन चुका है, हेड बन रहा है, फिर ये ऐसे यहाँ पे जस्ट लाइक दैट तो यहाँ पे बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टारगेट निकालें, हेड की डेप्थ को लेते हैं यहाँ से रेसिस्टेंस लाइन तक, और इसको हम प्लॉट कर देते हैं ऊपर। तो ये आता है हमारा नेक लाइन से ऊपर लगभग 30% के आसपास। और अगर हम करंट प्राइस से देखें तो हमारा टारगेट निकल के आता है 68% के आसपास, 68-69% सिंगल शॉट में। तो चीजों को हमें ऐसे समझने की जरूरत होती है, कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है उसमें और कौन से लीडर हैं उनके साथ कैसे कंपेयर किया जाता है ना। जैसे हमने वो जो उनका रिजर्व है, उन कितने रिजर्व पर उन्होंने कितने वो बनाए, मार्केट कैप बनाए, है ना। तो यहाँ पे अगर जियो फाइनेंस भी वैसा ही करती है तो ये अच्छी खासा पोटेंशियल है यहाँ पे एक ग्रोथ में। इन चीजों को हमें समझने की जरूरत होती है। अब जैसे हम इन चीजों को डिटेल से समझ लेते हैं तो हमारी कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ती है। जब स्टॉक प्राइस किसी वजह से जब मार्केट डाउन चलने लगता है तो स्टॉक प्राइस वैसे में डाउन आने भी लगता है, तो वहां पे हमारा कन्विक्शन बढ़ता ही है, हमें डर नहीं लगता, है ना। इसलिए कन्विक्शन को बढ़ाने के लिए हमेशा बिजनेस को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, फाइनेंशियल्स को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। जब भी कभी फाइनेंशियल्स थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाएं तो हमें उनको डीप डाउन जाके पीपीटी वगैरह देखनी चाहिए, रो पीडीएफ देखनी चाहिए कि वो किस वजह से डाउन आया, ताकि हमें डर नहीं लगे, है ना। इसलिए हमें इन चीजों को डिटेल से हमेशा समझना चाहिए। फाइनेंशियल्स हो, बिजनेस हो और टेक्निकल्स हो, जब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बने तो उसके बाद जाके हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो मेरा मेन मकसद यहाँ पे आप लोगों को टिप प्रोवाइड करवाना नहीं है, बल्कि मेरी वीडियोज के थ्रू आपको ये सिखाना है कि कैसे हम बिजनेस समझ सकते हैं, फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स कैसे हम सीख सकते हैं, है ना। ये चीजें हमारे लाइफ टाइम तक काम आने वाली हैं। जो भी आपको पॉइंट यहाँ पे बीच बीच में ना समझ में आए, आप उनको वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, ताकि भविष्य में वो चीजें आपको आसानी से सीखते रहें, काम आते रहें, ध्यान में रहें। और एक चीज और ध्यान में रखा करो, मतलब जो भी मैं बताता हूँ वो ऐसे याद नहीं रह पाएंगी। 1-2 बार हो सकता है, 1 बार रह जाए, 2 बार रह जाए, पर लाइफ टाइम याद करने के लिए उनको आपको खुद से बैक टेस्ट करना पड़ेगा, वो डाटा एनालाइज करना पड़ेगा। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कन्विक्शन भी नहीं आएगी और वो चीजें याद में नहीं रहेंगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।